हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली एस। आई होप आप लोगों की तैयारी फुल फ्लो में चल रही है। राइट, सही डायरेक्शन में सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी चल रही है। एंड ये जो वीडियो सीरीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेसिफिक, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन। आपको जो जो डाउट्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिगार्डिंग सारे सॉल्व हो रहे होंगे धीरे धीरे करके। एंड दिस इज दी लास्ट बिट, राइट। पूरा डिस्कशन जितना भी हुआ सबका कंक्लूजन अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ही है जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यही क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी। बाकी सब आप अगर पैसेज ढंग से पढ़ते हो, यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो आप कर सकते हो आराम से। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, आपको पैसेज से मेन आइडिया निकालना आना चाहिए और आप कर सकते हो। अभी जो 6 वीडियोस आपको एक एक करके मिले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, ये ऐसे ही क्यों ऑर्डर में किया कि मैसेज पहले देखा, फिर क्रक्स देखा, फिर कोरोलरी एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस किए, फिर इम्प्लीकेशन, फिर इन्फेरेंस और अब अजम्पशंस। तो पहले अगर आप पैसेज पढ़ के मेन आइडिया कैच नहीं कर सकते, यानी मैसेज या क्रक्स नहीं कर पाओगे, तो बाकी क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट। सो फर्स्ट वी लर्न कि मैसेज कैसे देखना है, क्रक्स कैसे देखना है। मैसेज में हमको टाइटल सर्च करना है, क्रक्स में हमको मेन आर्ग्यूमेंट सर्च करना है, कोरोलरी में भी ऑलमोस्ट सेम थिंग, एंड इन फैक्ट बेस्ड कि हमको इन्फॉर्मेशन फेच करनी है फ्रॉम दी पैसेज जो क्वेश्चन पूछा है उसके बेसिस पे। इम्प्लीकेशन में आए, पॉसिबल इफेक्ट्स देखा, राइट। फिर इन्फेरेंस का जब बात आई तो क्या देखा हमने, लॉजिकल कंक्लूजन किसको कहते हैं, अजम्पशंस क्या होते हैं। अब अजम्पशंस के क्वेश्चंस में दोनों तरीके से हो सकता है कि पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखते समय अजम्पशंस ऑथर ने क्या लिए थे जिसके बेसिस पे उसने वो चीजें लिखी, या फिर व्हाट आर द अजम्पशन यू कैन मेक आउट ऑफ द पैसेज। तो ये कैसे होगा, दोनों तरफ की बातें, दैट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको अजम्पशन क्या ले सकते हो ये इन्फॉर्मेशन से, वो पूछे, या फिर अजम्पशन ऑथर के क्या थे वाइल रीडिंग, वाइल सॉरी राइटिंग दी पैसेज। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते। तो पहले हम हर वीडियो की तरह ट्राई करेंगे अजम्पशंस होते क्या है वो समझने का, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एंड देन वी विल मूव टू पीवाईक्यूज। अगर आपने मेन आइडिया मैसेज क्रक्स वाली चीज समझ ली है ना, तो ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको अलाइनमेंट तो आखिरी में पैसेज से ही करना है। जैसे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज वाला एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर किसी बारे में बात ही नहीं हुई है पैसेज में, तो वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जिसके बारे में बात ही नहीं हुई वो अज्यूम करेगा क्या कोई, नहीं है ना। और आपको वो हिंट्स कहाँ से मिली जो आप बता दोगे कि हाँ इस तरीके की कुछ चीज अज्यूम की है। तो वो सारी टेक्निक्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, या फिर पार्शियली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या एक्सट्रीम ऑप्शंस विच वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। तो वो वाली चीजें जो भी हमने अभी तक सीखी है सारी की सारी एप्लीकेबल है। अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट्स सी व्हाट अजम्पशंस आर पहले, फिर एक स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स जो मैं आपको हर कीवर्ड के साथ, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ बताता हूं वो करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू दी पीवाईक्यूज। ओके। तो अभी रिसेंटली दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे 2024 में भी देयर वर 12 क्वेश्चंस फ्रॉम अजम्पशंस, है ना। सिमिलरली 23 में भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो रिसेंटली दिस इज द फेवरेट पार्ट। क्यों? क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी। तो क्वेश्चंस के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ ही जाएगा किस तरीके से करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अजम्पशंस पहले देखते हैं है क्या, है ना। तो व्हाट आर अजम्पशंस, अजम्पशंस होते क्या है। अजम्पशन इज समथिंग वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट डायरेक्ट, सॉरी, सो assumptions आर समथिंग वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट डायरेक्ट प्रूफ। अभी हमारे अजम्पशंस बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन नॉलेज हमको जो होता है उस पर बनाते हैं हम। सही गलत इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अजम्पशन भी सही गलत हो सकता है, राइट। बट हमारे अजम्पशंस के बेसिस पे ही हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। इफ आई फाइंड समथिंग इज ट्रू, वो ट्रू मान के ही मैं उसके बेसिस पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको पुट करूंगा, राइट। तो अजम्पशन हमारे हिडन बिलीव्स है, राइट। समथिंग वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी डायरेक्ट प्रूफ, इट इज एन आइडिया वी टेक फॉर ग्रांटेड व्हाइल मेकिंग डिसीजंस और आर्ग्यूमेंट्स। दीज थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही। तो दीज आर द थिंग्स विच आर अजम्पशंस। अभी एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इट इज द अनस्टेटेड फाउंडेशन अपॉन विच एन आर्ग्यूमेंट इज मेड, स्टेटमेंट और डिसीजन इज बेस्ड। आर्ग्यूमेंट, डिसीजंस या फिर स्टेटमेंट हम जो भी बोलते हैं, दोज आर बेस्ड ऑन आर अजम्पशंस। अजम्पशंस वो चीज जो हम मानते हैं कि दीज आर ट्रू, राइट, वो तो है, उसी की बेसिस पे हम कुछ बात करते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अजम्पशन इज अ हिडन बिलीफ दैट सपोर्ट्स एन आर्ग्यूमेंट जो हम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑफर डिस्काउंट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो जब मीटिंग हुई, राइट, कंपनी में, उन्होंने सोचा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने क्या बोला, हम डिस्काउंट देते हैं टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो उनका कुछ अजम्पशन था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो वो अजम्पशन क्या था, अजम्पशन कुड बी कस्टमर्स प्रेफर शॉपिंग वेयर दे गेट डिस्काउंट्स।
जब आप ये अज्यूम करोगे कि जब डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, तभी तो ये डिसीजन लोगे टू ऑफर डिस्काउंट, राइट? डिस्काउंट देने से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है किसी भी बिजनेसमैन का, राइट? तो वो क्यों करेगा? क्योंकि उसका अजम्पशन है कि अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरी सेल्स बढ़ेंगी, राइट? तो इस तरीके की चीज को अजम्पशन बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल, गुड कम्युनिकेशन स्किल आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन एन इंटरव्यू। आप लोग ये बोलते हो, सुनते भी हो कि इंटरव्यू में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स एन assumption that interviewer value communication skill in candidates, right? This is the assumption and that's why we give our opinion to someone कि आपका communication skill अच्छा होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारा assumption है कि interviewers value communication skills in the candidates, right? Similarly, अगर कोई बोल रहा है कि government has launched a free vaccination drive for all citizens, तो ये जब डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने तो उनके भी कुछ अजम्पशन होंगे। उनका क्या अजम्पशन था कि पीपल आर मोर लाइकली टू गेट वैक्सीनेटेड इफ इट इज फ्री। तो अभी एग्जांपल्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आएंगे नहीं, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि अजम्पशन का मतलब क्या होता है। ये जब डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया तो उनका अजम्पशन कुछ इस तरीके का था कि पीपल विल आर मोर लाइकली टू गेट वैक्सीनेटेड इफ इट इज गिवन फॉर फ्री, है ना? तो जब भी आपको अजम्पशन के क्वेश्चन मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मेन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज, कि मेन आइडिया क्या है, क्या आर्ग्यू करना चाह रहा है ऑथर। वो जो मेन आर्ग्यूमेंट होगा उसको सपोर्ट करने वाली चीजें जो होंगी स्टेटमेंट्स में नीचे दी हुई क्वेश्चंस में, वही अजम्पशंस होंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो आर्ग्यूमेंट किया होगा ऑथर ने, है ना? तो व्हाट मस्ट बी ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट टू मेक सेंस। ये जो इन्फो इन दी पैसेज है, इंफॉर्मेशन गिवन इन दी पैसेज, ये जो दिया हुआ है इसका बेसिस क्या है, राइट? कि ये इंफॉर्मेशन ट्रू होने के लिए व्हाट इज द बेसिस द ऑथर थिंक्स इज ट्रू, राइट? दोज आर दी assumptions. So this is the question you should ask, what must be true for this statement to make sense. This statement मतलब the info in the passage given should be true. तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? Look for unstated beliefs that support the argument. ठीक है, एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली लिखा हुआ बहुत ही कम केसेस में मिल गया तो मिल गया, थोड़ा बहुत सिमिलर, नहीं तो इम्प्लिसिटली यू हैव टू अप्लाई योर माइंड टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज और उसके बेसिस पे आपके आंसर्स आएंगे। ओके, तो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, वेरी इजी एग्जांपल्स। इस टाइप का क्वेश्चन आप फेस नहीं करोगे, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट अजम्पशंस आर आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि द स्कूल डिसाइडेड टू ऑफर एक्स्ट्रा क्लासेस बिफोर द फाइनल एग्जाम टू हेल्प स्टूडेंट्स स्कोर बेटर। अभी एक स्कूल ने डिसीजन लिया कि दे विल गिव द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेस बिफोर द फाइनल एग्जाम टू फॉर द स्टूडेंट्स टू स्कोर बेटर। तो ये क्यों किया होगा? इसमें कुछ अजम्पशन बिल्ड है, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया। तो वो क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स डू नॉट नीड एक्स्ट्रा क्लासेस, रैंडम स्टेटमेंट। फाइनल एग्जाम्स विल बी इजी फॉर एवरीवन, वी डोंट नो इजी होगा डिफिकल्ट होगा। स्कूल शुड नॉट कंडक्ट फाइनल एग्जाम्स, दिस इज नॉट द अजम्पशन। एक्स्ट्रा क्लासेस विल इंप्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। When you assume that extra classes will help the student to perform better, then you will take a decision like this, that we will offer extra classes so that students can score better, right? तो ये assumption का मतलब होता है। Similarly, अगर दूसरे केस में देखो, a company spends million on advertising to increase sales, तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया? ये डिसीजन लिया, है ना? या फिर इस तरह का आर्ग्यूमेंट किया कि we will invest more on advertisement। तो इसके रिलेटेड कौन सा assumption होगा? Sales will automatically इंक्रीज इवन विदाउट एडवर्टाइजिंग। तो ये करेंगे क्यों? पीपल डू नॉट पे अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, फिर क्यों करेंगे? ये असम्पशन होता तो क्यों करता है इतना स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजिंग हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सेल्स। जब आपका असम्पशन ये होगा कि एडवर्टाइजिंग करने से मेरे सेल्स बढ़ेंगे, तभी तो जाके आप इतना चंक ऑफ मनी विल इन्वेस्ट करोगे इसमें, है ना? द कंपनी हैज अनलिमिटेड मनी फॉर मार्केटिंग, ऐसा कुछ क्लेम है नहीं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। मार्केटिंग के लिए कितना पैसा है नहीं है, वी डोंट नो। So the assumption, possible assumption can be advertisement has a direct impact on sales. That's why if the author thinks या फिर जो भी डिसीजन ले रहा है उसको ये assumption सही लगता है, तभी जाके वो ये डिसीजन लेगा, है ना? तो बेसिस होना चाहिए ना कोई डिसीजन या आर्ग्यूमेंट बनाने में। जब भी आप बात करते हो उसके बेसिस पे भी आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स फॉरवर्ड पुट करते हो, उसके बेसिस क्या होते हैं? आपके assumptions होते हैं कि हाँ ये चीज मेरे हिसाब से सही है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, है ना? तो इस तरीके से सोचना है पैसेज के केस में भी, कि पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी है ये अगर सही है तो बेसिस क्या हो सकता है इसका? वही अजम्पशन है। अगर इस तरीके से सोचोगे, आपको पहले मेन आइडिया अगर समझ में आ गया पैसेज का और फिर सोचोगे इसका बेसिस क्या हो सकता है, तो आप अजम्पशंस के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम सही करोगे, राइट? ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देखें। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फाइन फॉर ट्रैफिक वायलेशंस टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स,
है ना? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? रोड एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ओनली बाय ट्रैफिक वायलेशन, जरूरी नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली जैसे ही हुआ, ओनली जैसे ही हुआ विद द कंप्लीट सेंटेंस, है ना? हार्शर फाइन्स विल डिस्करेज पीपल फ्रॉम ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, तो ये देखते हैं, ये हो सकता है, राइट? दिस इज द अजम्पशन, इसीलिए किया होगा। द गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए किया है, ये अजम्पशन है, इसीलिए वो किया है। या फिर दे वांट ट्रैफिक वायलेशंस टू रिड्यूस सो दैट रोड एक्सीडेंट्स रिड्यूस, राइट? People enjoy paying higher fines. No one enjoys paying higher fines, right? So best possible assumption is harsher fines will discourage people from breaking traffic rules, और traffic rules कम होंगे तो road accidents भी कम होंगे। So this is the possible assumption. एक और last example देखते हैं। A gym owner claims that working on 5 days a week leads to better health. कि 5 दिन अगर काम करते हो in a week on your body तो it's good for your health. तो अगर ये स्टेटमेंट है तो व्हाट इज द अजम्पशन? रेगुलर एक्सरसाइज इज लिंक्ड टू गुड हेल्थ। अब 5 डेज अ वीक कर रहे हो तो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना? एवरीवन मस्ट गो टू द जिम, ये अजम्पशन है? नहीं। पीपल कैन नॉट स्टे हेल्दी विदाउट अ जिम मेंबरशिप, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच यू कैन बी हेल्दी अगर जिम नहीं जाना है तो। डाइट हैज नो रोल इन फिटनेस, डाइट का रोल नॉट डिस्कस्ड है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, तो उसको हटा सकते हो। तो जो बेस्ट अजम्पशन पॉसिबल है दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज इज लिंक्ड टू गुड हेल्थ, तो आप ये वाला चूज कर सकते हो। समझ में आया? तो दिस इज द मेथड जो आपको अजम्पशंस में लगाना है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो किस बेसिस पे हमने ये डिसीजन या आर्ग्यूमेंट बोला या किया है। ओके, अगर आप यही चीज अप्लाई करोगे इन क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, इसीलिए मैसेज और क्रक्स पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेन आइडिया नहीं पता होगा तो आप इन सब चीजों में एनालिटिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे माइंड के कैसे अजम्पशंस पे जाऊंगा मैं। तो लेट्स लुक एट सम पीवाईक्यूज नाउ सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है क्वेश्चंस की वो बढ़ेगी। ओके, तो जैसे 2024, राइट, वी आर स्टिल डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, ये भी आंसर की नहीं आई है बट मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर्स होने वाले हैं, राइट? जैसे ये देखो, द फ्लावर वाज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस। यहां पे पहली ही लाइन में ऑथर बोल रहा है द फ्लावर वाज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस। प्लीज अस मतलब ह्यूमंस की, ह्यूमंस को प्लीज करने के लिए फ्लावर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, राइट? इट फ्लॉन्ट्स इट्स पेटल्स एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम्स टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। अगर पेटल्स को स्प्रेड कर रहा है या फिर परफ्यूम है उसके आसपास, दैट इज फॉर अ पर्पस, क्या? टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। The insect carries the pollen from flower to flower so that pollen is not carried away by wind and thus not wasted. तो उसका पर्पस है वो pollen को ट्रांसफर प्रॉपरली हो पाए, इसलिए स्मेल एंड पेटल्स को खोलता है। There is a purpose for everything. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. This is a human invention and purpose flowers का होने का by itself ये नहीं था। The perfume is not there to please us. Again, right? The presence of perfume in a flower is not to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. वो वहां पे है and we smell it, तो हमको लगता है ये हमारे लिए, right? But उसका एक purpose है, that purpose is well defined. Now, based on the passage, the following assumptions have been made. ठीक है, कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि ह्यूमंस के लिए बनाया गया है फ्लावर्स को, राइट? इंस्टेड जो भी प्रॉपर्टीज है फ्लावर्स की, दोज आर फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, राइट? नेचर में। तो पहला क्लेम क्या बोल रहा है? द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी। नेचर्स लग्जरी, लग्जरी कब होती है? जब इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बेसिक नेसेसिटी से ऊपर आप जब हटके कुछ चीज करते हो, दोज आर लग्जरी आइटम्स, राइट? तो आपको नेचर्स की लग्जरी नहीं है कि नेचर पूरा अपना इकोसिस्टम बना चुका था, उसके बाद एज अ लग्जरी प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आपने एक फ्लावर का इन्वेंशन किया। दैट इज नॉट द केस। तो दिस इज कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग, राइट? उल्टी बात हो रही है कि फ्लावर इज देयर फॉर अ पर्पस। द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन द यूजफुलनेस, does not believe in the usefulness of the flower except for things of beauty. Contextually wrong again, right? कि उल्टा है पूरा पैसेज, के पर्पस के लिए ही तो पूरा पैसेज लिखा है। So both the assumptions are wrong. You can say neither one nor two, right? So this will be your answer. Okay, next देखते हैं again a question from 2024. 2024 में बहुत सारे आए थे, most of them we will do, right? जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन शायद इसका पहले भी हमने किया है, सेम पैसेज पे दो टाइप के क्वेश्चंस। When a child reaches adolescence, there is apt to be a conflict between the parents and the child.
since the later considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while the former parents are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power. I will tell you why I am highlighting this. Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. ये उनको ज़्यादा पता है बच्चों से ज़्यादा कि इनको कैसे डील करना है. This is their assumption. The options they express, however, are so dogmatic that the young seldom confides in them and usually go their own way. Right? कि वो इतने ज़्यादा बच्चों के थॉट से अलग होते हैं सॉल्यूशंस के सुनने के बजाय मोस्ट ऑफ द केसेस में एडोलेसेंस में लोग खुद के हिसाब से जो सही चीजें हैं वही करते हैं ना. पेरेंट्स बोलते रहते हैं लेकिन हमको इन द एंड जो करना होता है वही करते हैं इस एज में, है ना. ठीक है. तो बेस्ड ऑन द पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. अब dominating character और assertive character हम कहां से बता सकते हैं from the passage? See, while the former are filled with paternal solicitude, which is often a disguise for love of power. So love of power की वजह से they are dominating and assertive, so we can assume this, right? वहां से directly we can connect this. Okay? The adolescence of modern times does not respect. Now, behavior की बात नहीं की है. बिहेवियरल के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते या फिर क्यों बात नहीं सुनते, राइट. सो रिस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं की है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते, है ना. डिसरिस्पेक्ट करने के बजाय व्हाट वी डू इज कि हमको जो सही लगता है वो करते हैं, राइट. दैट डजंट मीन कि हम पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो वी कैन अज्यूम दिस रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते पेरेंट्स की, राइट. इवन दो इफ आप जो आपको करना है वो कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अपने पेरेंट्स. ओके. सो यहाँ पे वी कैन remove this. So the best possible answer is this option A. आप A select कर सकते हो in this case. Okay? चलो next देखते हैं. This is again from 2024. यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई, देखो. Conventional classrooms के ऊपर कुछ टॉपिक है. Conventional classrooms by emphasizing fixed duration over learning effectiveness resign themselves to variable outcomes. The tyranny of the classroom is that every learner is subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration. In the end, a few learners shine, some survive, and the rest are left behind. So this is the tyranny of the conventional classrooms. ये सबको एक ही तरह के information दी जाती है, same space में, same time में, and some thrive and some don't. Okay. After the fixed duration, the classroom model moves on with not a thought spared for those left behind. This is how we end up with 10% employability in our graduates after a decade and half of formal education. यही reason है that we end up with 10% employability after students graduate of formal education, right? Repeating the same ineffective स्क्रिप्ट इन द realm ऑफ स्किल एजुकेशन, यही चीज अगर हम स्किल डेवलपमेंट के केस में भी करेंगे, दीज विल नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स. पहले तो एजुकेशन के ऊपर पूरा है, अगर हम यही सेम टैक्टिक्स स्किल डेवलपमेंट में भी यूज करेंगे तो हमको रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएंगे. दिस इज द होल पैसेज. तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. क्या क्या है? As a large number of workers in our country are employed in unorganized sector, India does not need to change its present conventional classroom system of education. Now, because a large number of workers in the country are employed in unorganized sector, India does not need to change its present conventional classroom system. पहली बात तो large number of people are in organized sector, वो directly कहीं पे बताया नहीं है. दूसरा, India does not need to change. This is contextually wrong, right? सारा सिस्टम चेंज करने के लिए ही तो बात हो रही है. सो वी कैन इग्नोर दिस. इवन विथ इट प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडिया produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefits of the demographic dividend. This is completely wrong. अगर जो आर्ग्यूमेंट पैसेज में है, दैट इज ओनली 10% इज एम्प्लॉयबल. यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंडिया produces sufficient number. So this is not supported by the passage. So neither 1 nor 2 is your answer. ठीक है, दोनों के दोनों अगर आप देखोगे
both the statements are not supported by the passage. अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो अजम्पशन हो सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन लिखने के नहीं हो सकते, इसीलिए पहले पूरा आइडिया ऑफ द पैसेज समझना बहुत जरूरी है। ओके उसके बाद ही सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन फ्रॉम 2024, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें आपको जो दोनों स्टेटमेंट दिए होंगे वो हिडन है कहीं ना, आपको समझना पड़ेगा कहां से मिल रही है वो चीज। देखो कैसे, नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस व्हेन anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. अब अगर someone with more capital can buy voice in the digital space, तो क्या फिर डिजिटल स्पेस इंक्लूसिव हुई, फॉर ऑल? नहीं, जो ज्यादा पैसे वाला है, जो वेल्दी है, दे कैन इन्फ्लुएंस दी होल स्पेस, राइट? तो इंक्लूसिव तो नहीं है। If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of the politics suffer. है ना, इलेक्शन को भी तो हिंडर कर सकते हैं इस चीज से, राइट? The focus of social media is restricted to the promotion of content that generate more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be. ठीक है, अभी आप स्टेटमेंट्स देखो, मैं एक एक बताता हूं कनेक्ट करके कि कहां से देख सकते हो। First is internet is not inclusive enough. This is from this that not everyone on the internet commands the same kind of audience, right? तो audience से in the यहाँ पे क्या मतलब है, number, right? कि not everyone reach out to big numbers, right? People having more money can reach to more number of people, right? So this is not inclusive. From the first statement, internet can adversely affect the quality of politics in a country. आप यहाँ पे देखो, by paying more, opponents can outshine one's opponents till the election is won, then the quality of the politics suffer. तो ये directly hinted है कि politics भी suffer होती है because internet can adversely affect the politics of a country. कैसे? जिसके पास ज्यादा पैसा है, they can buy more space digitally, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ज्यादा फेक न्यूज फैला सकते हैं, inflammatory content spread कर सकते हैं, and that will affect the politics of the country, right? So both 1 and 2 can be chosen here, right? ये assumptions proper हैं, दोनों के लिए आपको heads मिल रही है from the passage. हो गया? Next देखते हैं, चलो। Next is from 2023, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप पैसेज देखो, the environmental problem cause health problems, ठीक है? Substantial changes in lifestyle can reduce environmental or health problems, but this idea appears almost impossible. This idea appears almost impossible to adopt. With environmental problems, individual effort can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे अकेले के कुछ करने से environmental जो problems है वो solve होने वाली नहीं है, that leads to inertia and we don't take steps अकेले कि हम कैसे solve करें environmental problems को। यहाँ तक तो ये बात है। With health on the other hand, individual choices can make a big difference between life and death, right? Literally. And yet, ये पता होने के बाद भी environmental में ठीक है, एक बार आप सोचते हो कि आप मेरे अकेले से करने से क्या होगा, but in individual case हेल्थ के बारे में डिफरेंस क्या है, लाइफ और डेथ का है, राइट? एंड येट बारिंग फ्यू देयर सीम्स टू बी सेम कलेक्टिव लेथार्जी, मतलब स्लोनेस टू अडॉप्ट, या फिर आप चेंजेस करने में बहुत ही रेजिस्टेंट हो, राइट, टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। नाउ व्हाट डज इट शो? दो चीजें हैं, एक एनवायरमेंट में जहां आपके पास रीजन है कि आप सोच रहे हो मेरे अकेले के करने से क्या होगा इसलिए नहीं कर रहे, दूसरा जहां हेल्थ रिलेटेड चीज में आपको पता है कि अगर मैं एफर्ट्स डालूंगा तो चीजें विल इंप्रूव, देन ऑल्सो देयर इज लेथार्जी एंड यू डोंट टेक स्टेप्स। तो दोनों आपको क्या बता रहे हैं, आप कुछ स्टेप्स खुद से नहीं लेते अंटिल अनलेस यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, है ना? तो उस तरफ हिंट हो रही है। तो व्हाट कैन बी द अजम्पशन जिसके ऊपर ये पैसेज लिखा हुआ है? सो लेट्स सी, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, राइट? इस तरह की ही बात है कि हम खुद से तो कोई स्टेप लेंगे नहीं, जब कोई चीज हो जाएगी तो उसको देखेंगे। तो लेट्स सी, राइट? इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व द एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज।
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? अब हेल्थ में तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? तो रिजेक्ट दिस। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ environmental problems go unattended. This is an extreme statement. We can't let environmental problems go unattended. The discussion is कि कहीं कहीं पे we ignore this because of कि हमको लगता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे. That doesn't mean कि environmental problems can go unattended. That is not inferred from the passage. तो हम ये वाला assumption लेके लिखा भी नहीं है ना? नहीं तो पूरा लिखा होता कि environmental problem को छोड़ दो. Problem is with human behavior कि हम behave कैसे करते हैं. Not that कि environmental problems can go unattended. तो this can be rejected. Loss of traditional lifestyle and the influence of Western values led to some unhealthy ways of living. So this is also beyond the scope of the passage. Western उस पर कुछ बोला है नहीं. तो अगर आप इन तीनों को इन रीजंस की वजह से एलिमिनेट कर पाते हो, जो कि बहुत ही इजीली दिख रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकते, राइट? तो फिर लास्ट में क्या बचता है? वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, विच इज व्हाट? कि आप खुद से तो कोई स्टेप लोगे नहीं जब थिंग्स गेट टू यू, राइट? हेल्थ खराब होती है तब स्टेप्स लेते हो, एनवायरनमेंट की वजह से अब एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लग गया तब स्टेप्स लेते हो, खुद से पहले कुछ करते नहीं हो. तो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या बात की है, तो उसी तरीके के ऑप्शन भी हमको चूज करना है. ओके, चलो ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023. यहां पे क्या बात हो रही है भाई, देखते हैं. ओके, चलो. साइंटिस्ट स्टडीज, 2 सेकेंड, ठीक है. So scientists study the vernal window transition period from winter to growing seasons. They found that warmer winters with less snow resulted in longer lag time between spring events and more protected vernal window. What is this? Extended vernal window. This change in the spring timetable has ecological, social and economic consequence for agriculture, fisheries and tourism. As the ice melts earlier, the birds do not return, causing a delay. Birds do not return, causing a delay and lengthening in springtime ecological events. है ना? अभी देखो स्टेटमेंट्स क्या क्या दिया हुआ है. बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा डिस्कस करने का इसमें पैसेज में है ही नहीं. जो लाइंस दी है वैसे के वैसे समझना है क्या क्या है. ओके. Now global warming is causing spring to come early and for longer duration, right? ये assumption है, ये आपकी common information है, उसी के बेसिस पे आपने ये पैसेज लिखा है. तो दिस इज डायरेक्टली हिंटेड एट कि इसके वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्प्रिंग इज कमिंग अर्ली एंड इज लास्टिंग फॉर लॉन्गर टाइम. तो आप ये तो कर सकते हो सेलेक्ट. सेकेंड आप देखो क्या बोल रहा है. अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ स्प्रिंग आर नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन. नाउ देयर इज अ डिले इन बर्ड्स अराइवल, राइट? वो चेंज होने की वजह से, बट डायरेक्टली इसका इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन इज डिस्कस्ड या हिंटेड एट नो, राइट? सो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. इस तरीके की कोई बात नहीं की है तो आप इस पे मत जाओ. इस तरीके के ऑप्शंस आपको लगेंगे क्योंकि बर्ड्स की बात की है, उनके अराइवल में टाइम में डिले हो रहा है या पहले आ रहे हैं, उस तरीके की चीजें. बट दैट डजंट मीन पॉपुलेशन पे कोई कमेंट नहीं है जो कि आपको ये बता पाए कि नॉट गुड फॉर बर्ड्स पॉपुलेशन. ठीक है? Okay, so we can't claim this. So you ignore such statements और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 only. चलो ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं 2023 अगेन. तो 23-24 में काफी क्वेश्चंस आए हैं ना, और मैं ले भी रिसेंट वाले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अभी रिसेंट में क्वेश्चंस आ कैसे रहे. ओके, जितना शॉर्ट पैसेज होता है उतना ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जितना लेंदी पैसेज है उतना अच्छी चीज है, क्योंकि आपको लेंदी पैसेज में बहुत सारे पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो यू कैन कोरिलेट थिंग्स. जहां शॉर्ट पैसेज होता है, जहां आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. तो जहां भी शॉर्ट पैसेज आए, बी केयरफुल, थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर लो उस पैसेज का. ऑल्सो इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एलिमिनेशन टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इंस्टिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे. आप करते क्या हो, पैसेज पढ़ते हो फर्स्ट टाइम ना, तो सिर्फ पैसेज की इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हो. अगर आप वापस से पढ़ने जाओगे ना पैसेज को, तो व्हाट यू डू इज आप जीएस वाला नॉलेज अपना ऐड ऑन करते रहते हो एंड द इंफॉर्मेशन गेट्स क्लटर्ड एंड हेंस योर चॉइसेस ऑफ द ऑप्शंस. ये चॉइस जो आप करने वाले थे पहले फर्स्ट इंस्टिंग में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होती है. इन केस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बोल रहा हूँ कि आप पैसेज जो पढ़ते हो इनिशियली आपकी जो थिंकिंग होती है वो क्लटर्ड नहीं होती विद द अदर इन्फॉर्मेशन अदर देन दी पैसेज, है ना. तो आप वो सही ऑप्शन चूज करते हो. जब आप ज्यादा दिमाग लगाने लग जाओगे ना एलिमिनेशन में, तब थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप फिर हर वर्ड को कुछ ना कुछ सोच के सोचोगे ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है. तो कीप इट वेरी सिंपल. पहले देखो कि क्या पूछा है. ये पूछा है अजम्पशन, मतलब इसका बेसिस क्या है पैसेज को लिखने का, वहां जाओ पैसेज पढ़ो.
फिर नीचे आओ, स्टेटमेंट ये बेसिस हो सकता है ये इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, हो सकता है तो करेक्ट, नहीं हो सकता है तो रॉन्ग, दैट्स इट, इतना सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ओके, अभी यहाँ क्या है, इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, recycling is mostly with the informal sector. More than 3/4 of the municipal waste budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery, and disposal. Okay, where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation between wet waste and rest, collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste. ठीक है, वेस्ट में क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेस से आप एनर्जी ले सकते हो. दैट इज बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू मतलब किस चीज से कितनी एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना. द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ लिटिल ओवर 50% एंड बायोमिथेनेशन offers a major solution for processing this. Okay, यहां तक ठीक है. अभी based on the above passage the following assumptions have been made. तो अभी देखो, collection, processing and segregation of municipal waste should be with the government agencies. अब ये किसके साथ होना चाहिए, right? This is beyond the scope of the passage, है ना. डिस्कशन है कि कलेक्शन, प्रोसेस, सेग्रीगेशन में क्या चीजें हैं, क्या कर सकते हैं, कहां पे एनर्जी एक्सट्रैक्शन फिट होता है, एनर्जी एक्सट्रैक्शन में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, वो सब डिस्कशन है. ये सारी चीजें होनी किसके पास चाहिए, दैट इज डिस्कस. नो, तो वो अजम्पशन भी नहीं हो सकता, राइट. तो वन इज गॉन, वन इज गॉन, तो आपका क्या गया, बोथ गया, ए ऑप्शन गया. नाउ यू आर लेफ्ट विद बी एंड डी. Resource recovery and recycling require technological inputs that can be best handled by private sector enterprises. अभी आप जब अपना जीएस या फिर जो कॉमन चीजें आप पढ़ते हो उसके बेसिस पे करोगे तो आपको लगेगा हाँ प्राइवेट एंटिटीज ही तो सही से इफिशिएंटली काम करती है, उन्हीं को दे देना चाहिए. बट ऐसे प्राइवेट एंटिटीज को देने के लिए कहीं बात की है पैसेज में. दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, यू कैंट क्लेम दिस, है ना. मैं स्टार्टिंग से यही बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन कहीं तो होनी चाहिए, इस तरीके की बात कहीं तो होनी चाहिए पैसेज में, कहीं नहीं है. तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑल्सो. तो द आंसर विल बी डी ऑप्शन, नीदर 1 नॉर 2. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023. इस क्वेश्चन में अजम्पशन की क्या बात हो रही है भाई. इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, growth of digital economy while keeping the personal data of citizens secure. Keeping the personal data of citizens secure and protected. यहां देखो, no one will innovate in a surveillance oriented environment or in a place where the individual's personal information is compromised. So no innovation will take place in a surveillance oriented environment. मतलब जहां पे प्राइवेसी आपकी ब्रीच हो रही है वहां पे innovation won't take place. अभी आप यहां देखो, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इज अ वैल्यू. ठीक है, इसको बाद में देखते हैं. देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन. यस, क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेसी नहीं है तो इनोवेशन नहीं हो सकता, प्राइवेसी होगी तो इनोवेशन की पॉसिबिलिटी है. तो देयर इज फंडामेंटल लिंक गिवन इन दी सेकेंड लाइन ऑफ द पैसेज. तो दिस इज करेक्ट. सो 2 ओनली हो सकता है. दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, राइट. नाउ वी नीड टू चेक 1. सेकेंड देखो, द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड विद द इंडिविजुअल. मस्ट reside with the individual who generates it. They should be enabled to use, restrict or monetize it. मतलब जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है इंडिविजुअल, दैट हैज मॉनिटरी वैल्यू एज वेल, इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर सकता है. ये आप यू कैन इंफर दिस, राइट. So therefore data protection laws should enable the right kind of innovation, one that is user centric and privacy protecting, right. अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट. राइट की बात की है कि सारा इंफॉर्मेशन जो जनरेट कर रहा है उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे यूज करना है, नहीं करना है, उसको मोनेटाइज करना है, नहीं करना है, दैट इज हिंटेड एट. ओके, बट इट हैज वैल्यू टू द इकोनॉमी, वैल्यू टू द इकोनॉमी बिकॉज दिस कैन बी मोनेटाइज्ड एंड हेंस इट विल हैव सम वैल्यू फॉर द इकोनॉमी. सो दिस इज ऑल्सो हिंटेड एट, राइट. सो ये अजम्पशन है, उसी की बेसिस पे ये लिखा हुआ है, राइट. तो बोथ 1 and 2 इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. The question is from 2023. 2023 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है वो चेक करते हैं.
there is a claim that organic farming is inherently safer, right? This is a claim that organic farming is inherently safer and healthier. लोगों को ऐसा लगता है. The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused. First of all, they are confused about what products are best for them. Confusion है because of lack of knowledge about these products, but sometimes use products in ways that could harm them as well. किसी किसी केसेस में तो उनको ये नहीं पता कि कैसे बेस्ट यूज करना है, बट इन सम केसेस दे कैन हार्म देमसेल्व्स एज वेल. फॉर एग्जांपल, नाउ द एग्जांपल्स आर गिवन. कैसे हो सकता है ये? Since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure, which may contain toxic chemicals and heavy metals. ठीक है? Certain plant sprays such as dhatura flower and leaf spray have an element called atropine, right? If it is not applied in the right dose, it can act as a nervous system, act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched and regulated issues. So यहाँ पे people think कि organic farming and consuming organic product are healthier and inherently safer, but that is not the case. There are examples जहाँ पे अगर आपको सही से क्वांटिटी कितनी यूज करनी है, कब यूज करना है, ये नहीं पता है, तो इट कैन हार्म यू एज वेल. तो दिस इज द मेन पैसेज. नाउ व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? Organic farming is inherently unsafe for both farmers and consumers. Inherently unsafe, extreme statement. Also inherently unsafe है, ये नहीं क्लेम है. क्लेम ये है कि the use, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, that is not clear, right? So this is wrong. Wrong हो गया. Farmers and consumer need to be educated about eco-friendly food, right? This is a correct assumption because इसी के basis पे बताया है कि they are not properly informed and they are confused how to use them, कितना use करना है, right? So this is the correct assumption कि farmers and consumer need to be educated about eco-friendly food. और उसी के basis पे ये passage लिखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वाई देयर नीड्स टू बी मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज पीपल थिंक इनहेरेंटली सेफर है, बट दैट इज नॉट द केस. वो पूरा एक्सप्लेन करने के पीछे यही तो मेन आइडिया है, राइट? सो बी शुड बी योर आंसर. ओके, चलो लेट्स डू फ्यू मोर PYQs. So next question is again from 2023. रिसेंट के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, सो दैट आपको थोड़ी रिलेटिबिलिटी भी मिलेगी कि अभी आने वाले टाइम में आप कैसे क्वेश्चंस फेस कर सकते हो. ओके, सो फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट टर्म. द पेटेंटीज एंजॉय द लिबर्टी टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ the medicines, which in time limited to the period of monopoly, but could be unaffordable for the public. Such patent protection offered to the patentees is believed to benefit the public over the longer term through innovations and research and development. तो पेटेंटीज को ये क्यों मिलती है, राइट? कि वो अपना डिसाइड कर सकते हैं प्राइस, सो दैट वो R&D में वो पैसा खर्च करके दे विल इनोवेट एंड फ्यूचर में और ज्यादा रिसर्च करके नए प्रोडक्ट्स के लिए. ओके, बट दैट इन शॉर्ट टर्म makes the medicines unaffordable to the general public, right? Although it comes at a cost, it in the nature of higher prices for patented medicines, right? This is the cost we have to pay अगर आपको कंपनीज को पेटेंट ऑफर करना है और उसके बेसिस पे वो प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं. The patent provides the patentee with a legitimate mechanisms to get returns on the cost incurred in innovation and research. कंपनीज ने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया है ना, राइट? सो अब वो कमोडिटी को सिर्फ उसके जितना बनाने में लग रहा है उसमें बेचेंगे तो दे वोंट बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट दे स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो अभी इसके बाद 4 स्टेटमेंट्स है. आई हैव टोल्ड यू इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं बिकॉज जितने ज्यादा स्टेटमेंट्स उतना इजीली आप चीजों को हटा सकते हो. So patent protection given to patentees puts a huge burden on public's purchasing power in assessing the patented medicines. So this is the whole passage about, right? तो ये मेन आइडिया है कि इसके वजह से क्या होता है, परचेसिंग पावर पे कॉमन पीपल के बर्डन आता है इन वाइल दे वांट टू परचेज दी पेटेंटेड मेडिसिन्स. तो 1 इज करेक्ट, राइट? तो 1 इज करेक्ट, तो इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो. नाउ आप 3 को देखो क्योंकि 3 एलिमिनेट हो रहा है.
Providing medicine to the public at affordable price is a key goal during the public health policy design of the many countries. Now अभी ये policy में discussion कहीं किया नहीं, beyond the scope of the passage, right? So we can eliminate this. Now you have to choose between 2 and 4. Dependence on other countries for pharmaceutical products is a huge burden for developing, and now dependence is beyond the scope of the passage. Dependence on other countries is not discussed. Actually patented medicines के वजह से क्या problem है, that is the main idea. So dependence is not discussed, so you can eliminate this. So this is gone, right? So this is the correct option. Fourth क्या है, government need to find an appropriate balance between the rights of patentees and the requirement of the patients. अभी यहाँ बोलोगे गवर्नमेंट तो कहीं डिस्कस नहीं है. देखो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, ये दो प्रॉब्लम्स है. एक तो आप पेटेंटीज को जो राइट दे रहे हो उसकी वजह से मेडिसिन की प्राइस हाई हो रही है, जिसकी वजह से अनअफोर्डेबल हो रहा है, इसीलिए कॉमन पब्लिक के लिए डिफिकल्ट है. नाउ देयर आर टू प्रॉब्लम्स कि कितना ऑफर करना है कंपनीज को एंड हाउ टू मेक द मेडिसिन अफोर्डेबल फॉर द पीपल, राइट? दोनों चीजें कौन डील करता है? गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है ना कि किसको पेटेंट देने हैं, उसके बेसिस पे उसके लिए क्या क्या पॉलिसी बनानी है और उसके बेसिस पे जो आउटकम्स हो रहे हैं. तो जेनेरिक मेडिसिन वगैरह क्या क्यों करती है गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि आपको पब्लिक तक वो मेडिसिन पहुंचानी है. ओके, तो दीज आर द टू थिंग्स. तो दोनों को कौन काउंटर करेगा या बैलेंस करेगा? गवर्नमेंट, राइट? तो दिस इज योर आंसर. ओके, चलो ये अगर हो गया है तो नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2023. ठीक है, यहां पे क्या है देखो भाई, food consumption patterns have changed sustainably in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious food such as millets. Okay, food consumption patterns have changed, that has led to the disappearance of many nutritional food such as millets. While food grains production have increased over 5 times in quantity, we are producing more food. Since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. But nutrition is still an issue, right? For a long time, the agricultural sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops, grains, fruits, and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. So this has impacted our food security and the nutritional security in the process. Further, intensive monoculture, rice or wheat अगर उगाते रहोगे बार बार, agricultural practices can perpetuate the food and nutrition security problem by can increase this problem by degrading the quality of land, water and food derived through them. So this is the problem. हम ज़्यादा quantity में food तो generate कर रहे हैं, but those are not fulfilling our nutritional needs. That is the main discussion of the passage. Based on this, to implement the sustainable development goals and to achieve the zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable even if they do not address malnutrition. ये बात की है. To implement SDGs, achieve zero hunger goal, monoculture practicals are inevitable, right? This is beyond the scope of the passage and extreme भी है कि this cannot be avoided, so you can neglect this. Okay, so one is gone, so you are left with 2, 3 or 3, 4. Dependence on few crops have negative consequence for human health and the ecosystem. Human health, nutrition and the ecosystem के हमारी land water की quality degrade हो रही है, right? So dependence on few crops, monoculture has negative consequence. So this is discussed, right? तो इसी के basis पे लिखा है ये चीज. Okay, so 2 तो होगा और वैसे भी 2 होगा तो फिर आपका बी ऑप्शन आ गया. तो आपको 3 एलिमिनेट करना है, 4 एलिमिनेट करना है. देखते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस सिक्योरिटी, राइट? इसी ये करना होगा, तभी तो ये पैसेज लिखा है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. हम फूड तो जनरेट कर पा रहे हैं जितना डिमांड है, राइट? फूड सिक्योरिटी फिर भी ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज नॉट केटर्ड टू, तो उसके बारे में सोचना है. तो दिस फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर्स रिसीव सब्सिडी. नाउ सब्सिडी की बात ही नहीं है. ये आपको लगेगा, अभी अगर देखोगे आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लगेगा कि एमएसपी की वजह से क्या हो रहा है, लोग एक ही तरह की चीजें करते जा रहे हैं. दिस इज योर जीएस नॉलेज, लेकिन ये चीज कहीं पैसेज में डिस्कस नहीं है, सो यू कैन इग्नोर सच थिंग्स. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3. तो दिस इज योर आंसर. ओके,
तो अजम्पशंस में भी आप देखोगे देयर इज नथिंग न्यू। अभी तक मैंने बहुत ही डिटेल में ट्राई किया है टू एक्सप्लेन टू यू ऑल दी 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मैसेज, क्रक्स, फैक्ट बेस्ड, इंप्लीकेशन, इन्फेरेंस एंड टुडे अजम्पशंस। सारे के सारे कीवर्ड्स का मतलब क्या है, व्हाट यू हैव टू सर्च, आपको ढूंढना क्या है जब आप पैसेज पढ़ते हो और ये कीवर्ड्स देखते हो क्वेश्चंस में, उसके बाद वो ढूंढने का तरीका, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगाते हैं, सब कुछ। ऑलमोस्ट वी हैव सॉल्व 10-12 क्वेश्चंस इन ऑल दी 6 वीडियोस, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चंस करा दिए। ओके, 70 क्वेश्चंस आप मान लो, तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा, दैट टू अभी लास्ट 2-3-4 साल के, राइट। तो आपको आइडिया तो मिल गया है कि कैसे करना है इनको। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके बाद और कुछ नहीं करना है, जब आप एग्जाम देने जाओ जस्ट रिवाइज कीवर्ड्स या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगाते हैं। ये जो 60-70 क्वेश्चन किए, इसमें एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको थोड़े टफ लगे उनको मार्क कर लो, उनका एक्सप्लेनेशन वापस लिख लो या वीडियो में से बाद में देख लेना, राइट। एंड नाउ डू पीवाईक्यू प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो और ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया ये ढंग से समझ लो, दैट्स इट। अगर आप बुरा से बुरा भी परफॉर्म करोगे इतना सब समझने के बाद ना, तो आप 18 क्वेश्चन 14 से 15 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, आधे क्वेश्चन करके आओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सारे डिफिकल्ट होते नहीं है। वंस यू प्रैक्टिस आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या अवॉइड करना है, क्या अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आई हैव ट्राइड कि आपको सारी चीजें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समझ में आए, कैसे ब्रेक डाउन करना होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है एग्जाम में, है ना। पूरा जो तरीका मैंने यूज किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो ये किया है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप उसको बेस्ट टैकल कैसे कर सकते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि हाँ पैसेज पढ़ के मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूं इन्फॉर्मेशन, वो भी किया है, लेकिन सिर्फ पैसेज पढ़ के समझते रहोगे उसमें क्या दिया है, उससे क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व नहीं होते। आपको तरीका आना चाहिए कि स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन को मैं एग्जाम में मेरे सामने जब होगा तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, राइट। तो दैट आई हैव ट्राइड कि मैं इम्पार्ट कर पाऊं थ्रू दीज वीडियोस टू यू। आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन हेल्पफुल लगेगा एंड दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, राइट। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो, रीजनिंग, क्वांट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डजंट मैटर, जहां पे भी अगर डाउट है एनी टाइम यू कैन कनेक्ट विथ मी हियर, राइट। ओके, चलो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट टू एंड सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एलिमिनेशन टेक्निक, पीवाईक्यूज रिसेंट, सब कुछ आपका कवर हो गया यहाँ पे। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस नाउ, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी सेक्शंस में से इजी इजी टॉपिक्स उठाओ, रीजनिंग क्वांट में से वो सॉल्व करो एंड यू आर गुड टू गो। चलो, ठीक है, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो एंड डू रियली वेल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।